हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम किस तरीके से होती है। अब आगे जानने वाले हैं नी ज्वाइंट, बैक के बाद हिप के बाद नी ज्वाइंट, घुटने में किस तरीके से काम करता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो नी का प्रॉब्लम होता है बेसिकली आपके हिप से, आपके पैल्विक से वो क्या होता है, जुड़ा होता है। इन दी सेंस अगर आपका पैल्विक मूवमेंट सही नहीं है, हिप जॉइंट जो अलाइनमेंट सही नहीं है, तो नी में प्रेशर उसका आएगा ही आएगा। तो पर्टिकुलर घुटने का अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक चीज बस होती है, वो क्या होती है, थाइज मसल की वीकनेस और लिगामेंट टाइटनेस, राइट। तो नी में प्रेशर, ठीक है, इसको मैंने बस सेपरेट सेपरेट करके रखा हुआ है। अदरवाइज आपके पास जो नोट्स है वो वही सारे चीजें जो है वहां पे है ना। नाउ हियर तो व्हाट वी लर्न गोइंग टू लर्न स्ट्रक्चर, अलाइनमेंट, नी की प्रॉब्लम्स, कॉजेशन, करेक्ट, वही सारे चीजें जो है वहां पे है ना। नाउ हियर तो व्हाट वी लर्न गोइंग टू लर्न स्ट्रक्चर, अलाइनमेंट, नी की प्रॉब्लम्स, कॉजेस क्या होता है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, करेक्ट, करेक्शन कैसे करना है ना, योगा थेरेपी जो होता है, अदर टेक्निक ऑफ थेरेपीज कैसे यूज करते हैं, हाउ टू इंप्रूव मोबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ नी जॉइंट। ओके, यस। देखिए, तो स्ट्रक्चर की बात करें, और स्ट्रक्चर की जब ये ऊपर की साइड में थोड़ा होता है, नाउ मूवमेंट लाइक दिस। ओके, तो दिस इज दिस फीमर। नीचे है वो कौन सा है, टिबिया। टिबुला जो होती है, देखिए अटैच कहाँ है, टिबिया के नीचे, टिबिया के साइड में जो है अटैच है। सो डायरेक्ट अटैचमेंट फिबुला का फीमर से नहीं रहता। कहाँ किससे रहता है, टिबिया से रहता है, राइट। है कैप, कैप कौन सा है, पटेला। इस कैप को क्या बोलते हैं, फिबुला। और जो यहाँ पे गोलाकार एक हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पटेला। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नी जॉइंट। अब आगे देखते हैं कि साथ ही साथ मसल्स के बारे में जो चीजें होती है वो कैसे काम करती है। अब अच्छा ठीक है, बोन हो गया, बोन के बारे में समझ लिया। तो बोन तो ठीक है, पर इसको बांधने के लिए, कोई भी हड्डी को, ज्वाइंट को बांधे कैसे, दोनों को जो है आपस में जोड़ के कैसे रखें, है ना। तो आपस में जो जोड़ने का काम करता है, अच्छा बोन को, बोन से अटैच करने वाली जो टिश्यू उसको क्या बोलते हैं, यस, लिगामेंट, लिगामेंट कहते हैं। वैसे ही इन दोनों बोन को अटैच करने के लिए चारों तरफ मीडियल, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट, चारों तरफ लिगामेंट्स होते हैं। देखिए ये बोन से बोन को अटैच करने वाले ये लिगामेंट्स हैं। साइड में देख पा रहे हैं हम कि दोनों एक बोन से दूसरे बोन को जो अटैच कर रहा है, ये सब क्या है, लिगामेंट है। अब ये जो लिगामेंट है ये क्या होगा, नी का जो फ्रंट पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर, है ना। पोस्टीरियर पीछे के भाग को एंटीरियर, अंदर के भाग को मीडियल और बाहर के भाग को लेटरल कहेंगे, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल, राइट। सो अब अगर इसका लिगामेंट की बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट है तो लिगामेंट जोड़ के रखे उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट, या क्रूशिएट भी बोलते हैं। कोलैटरल के बजाय क्रूशिएट वर्ड भी यूज होती है, दोनों सिमिलर वर्ड है। तो कोलैटरल क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब अंदर के भाग में और जो लिगामेंट रहेगा जो दोनों को जोड़े उसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है, या क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट, सिंपल, ठीक है। जो भाग में है, अगर मैं जैसे बोलूं ये मेरे घुटने का कौन सा भाग है, सिंपली अगर ये मैं पैर सीधा रखा है मैंने, ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, कौन सा भाग है मेरा, दिस इज द माय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नी, फ्रंट है। पीछे का भाग क्या रहेगा, बैक ऑफ नी, एंटीरियर, और मिड अंदर के साइड है वो, अंगूठा के साइड वो मीडियल, और बाहर क्या है, लेटरल। तो पोस्टीरियर कोलैटरल या क्रूशिएट जो जुड़ने वाला है लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोले या कोलैटरल लिगामेंट बोलिए, अब क्या रहेगा, अगर ये मैं पैर सीधा रखा है मैंने, ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, कौन सा भाग है मेरा, दिस इज द माय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नी, फ्रंट है। पीछे का भाग क्या रहेगा, बैक ऑफ नी, एंटीरियर, और मिड अंदर के साइड है वो, अंगूठा के साइड वो मीडियल, और बाहर क्या है, लेटरल। तो पोस्टीरियर कोलैटरल या क्रूशिएट जो जुड़ने वाला है लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोले या कोलैटरल लिगामेंट बोलिए, एंटीरियर आ जाएगा, इधर मीडियल आ जाएगा, लेटरल आ जाएगा, राइट। तो ये चार लिगामेंट है जो क्या होती है, अटैच जो है रहती है। दोनों के दोनों को क्या करते हैं, ये बांध के रखने का काम करते हैं। मूवमेंट में लिगामेंट का जो है क्या होता है, मूवमेंट में लिगामेंट का भी थोड़ी जो है ये वैल्यू उसमें रहती है। सेकेंडरी क्या लिगामेंट कैसा होता है, अगर हम बोले फीचर बेसिस में, जैसे क्या प्रॉपर्टी होती है लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट क्या होता है, दोनों को बांधने का काम करता है। ये हार्ड टिश्यू होते हैं थोड़े, मतलब सेमी हार्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों को बांध के रखने का काम जो बोन से बोन को अटैच करता है। यहाँ लिखा है देखिए, मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट या कोलैटरल लिगामेंट, पोस्टीरियर पीसीएल, एसीएल, एलसीएल। आपको कभी भी रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो मोस्टली कई बार ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिखता है, ठीक है।
फाइंड प्रॉब्लम ऑन द पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट में या कोलेटरल लिगामेंट। नी का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे अगेन साइनोवियल मेम्ब्रेन दिख रहा है, रेड कलर का है, जो मैरून कलर में है साइनोवियल, उसके जो आउटर लेयर है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन वो है, उसके अंदर क्या है, ये ब्राउन कलर का वो है आपका साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, और ये ऊपर में जो रबर लाइक पैडिंग है वो है कार्टिलेज। ओके, बरसाई, बरसाई जो है एक प्रकार की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब बरसा मतलब होता है मसल टिश्यू का ये जो पार्ट रहता है, मैं बताता हूँ इसके बारे में। Now here, पटेला के ऊपर जो मसल पैच होता है, यहाँ पे टिश्यू होती है, उसका हम बोलते हैं बरसाई। क्या बोलते हैं? बरसाई। अगर ये स्वेलिंग हो जाती है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, यूज ज्यादा होता है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो उसमें एक स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बरसाइटिस। क्या बोलेंगे? बरसाइटिस। ठीक है, इसके ऊपर में जब रहता है उसको बरसाई बोलते हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज को क्या बोलते हैं? बरसाइटिस। इसलिए जो देखना आप नी में ऊपर ऐसे फ्रिक्शन होकर जो स्वेलिंग आ जाए ऊपर में, यहाँ पे जब घिस जाए, क्या बोलेंगे? बरसाइटिस कहते हैं। नाम देखिए, बाकी चीजें वही है। फिर आ जाएगा नी फ्लेक्सर, नी एक्सटेंशन। मसल कौन कौन से होते हैं? सराउंडिंग मसल में बहुत सारे अलग अलग जो सपोर्ट प्रोवाइड जो करते हैं वो मसल होते हैं। नी फ्लेक्सर कौन से हैं? बाइसेप फेमोरिस, बाइसेप, ठीक है, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, बाइसेप फेमोरिस में सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस। इन्हीं तीनों को क्या बोला गया है? हैमस्ट्रिंग। बिना हैमस्ट्रिंग के नी क्या फोल्ड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हैमस्ट्रिंग ही वो पावर देता है नी को फोल्ड करने का, ठीक है। पादासन, हर एक फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग को फील कर सकते हैं, राइट? यस, ठीक है जी। पादासन, हर एक फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग को फील कर सकते हैं, राइट? यस। नी एक्सटेंशंस मसल, रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस, इंटरमीडियलिस, मीडियलिस और लेटरलिस। ये घुटने को सीधा करने का प्रयास होता है। स्क्वीज करते हैं तो घुटने क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। जैसे आप नी को फोल्ड करके खड़े हो जाएंगे हल्का सा भी और क्वाड्रिसेप्स को टाइट करने लग जाए, घुटने अपने आप सीधा होगा, मतलब ये आपको नी को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर नी फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका रीजन क्या होगा? अच्छा, मैं चलो अभी तक जो जो हमने समझा उसे मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको, फिर मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है। नाउ ओके, रश्मि मैम अवेलेबल? प्लीज ओपन योर वीडियो एवरीवन। यस, रश्मि मैम अवेलेबल है? यस सर। यस मैम, अगर मैं नी फोल्ड कर रहा हूँ, सो मेरा नी क्या हो रहा है? अगर मैं नी फोल्ड कर रहा हूँ, मैं फोल्ड कर तो पा रहा हूँ पर ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें हैमस्ट्रिंग वीकनेस, हैमस्ट्रिंग वीक होने की वजह से होल्ड नहीं कर सकते। ओके, उसके कारण मुझे फोल्ड करने में प्रॉब्लम रहेगा। हाँ। अगर अगर मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल भी फोल्ड ही करने में दिक्कत है, फिर मतलब आपके हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस है। ओके, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? फोल्ड कर रहा हूँ पर ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या, किस मसल को जो है स्ट्रेच करने की, अभी कौन सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है? ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? फोल्ड कर रहा हूँ पर ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या, किस मसल को जो है स्ट्रेच करने की, अभी कौन सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है? आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस या आइसोटोनिक प्रैक्टिस? आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक, गुड वन, राइट? यस। तो हैमस्ट्रिंग को क्या करना है? स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस जो है चाहिए। आइसोटोनिक भी करवा सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं, पर स्टार्टिंग में वीक में ज्यादा है, वीकनेस ज्यादा है, तो विल ऑलवेज गो फॉर अ आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस फॉर अ वीक प्रैक्टिस जो है। आइसोटोनिक प्रैक्टिस, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक, गुड वन, राइट? यस। तो हैमस्ट्रिंग को क्या करना है? स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस जो है चाहिए। आइसोटोनिक भी करवा सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं, पर स्टार्टिंग में वीक में ज्यादा है, वीकनेस ज्यादा है, तो विल ऑलवेज गो फॉर अ आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस फॉर अ वीकनेस मसल्स, है ना? राइट, ठीक है। अच्छा, हमने कैसे पता लगाया कि ये वीकनेस है और टाइटनेस है? पूनम मैम कैसे पता लगाया कि वीकनेस है या टाइटनेस है? पर टाइटनेस होगी जब भी घुटने के अंदर खिंचाव आएगा और वहां पे दर्द होगा, और वीकनेस होगी तो उतना मुड़ी नहीं पड़ना, मतलब पता लगेगा कि वीक है, दर्द हो रहा है खड़े होने से, ये सब। ऐसा नहीं, मतलब एक प्रॉपर मुझे बताओ तो दोनों में दर्द होगा खड़े होने से, वीक है तो भी दर्द है, टाइट है तो भी दर्द है। हाउ टू क्लियर कि कैसे ये पता लगाएंगे कि नी में वीकनेस है और टाइटनेस है? तो जब मसल्स वीक होंगी तब। वो तो पता चल गया, मसल वीक होगी तो वीकनेस है, पर कैसे पता लगाओगे ऐसा? रुको मैम, जब बैंड करेंगे सर नी को ऐसे। हाँ, तो ठीक है, मैंने बैंड कर लिया, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो टाइटनेस में भी दुख रहा है, वीकनेस में भी दुख रहा है। ओके, भी सर अगर हम बेंड कर ही नहीं पा रहे अच्छे से, इट मींस दैट वो टाइटनेस है। Yes. और अगर हम कर पा रहे हैं पर लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और स्ट्रेच, मतलब इट्स वीक, मतलब Yes. बेंड हो रहा है बट आप उसको बैंड हो रहा है बट लॉन्ग टाइम यस स्टेबिलिटी नहीं है ना, नॉट गुड यू नो। तो दिस इज द, ऐसे आप पता लगाओगे कि वो टाइटनेस या वीकनेस है, राइट? हाँ, दिस इज द वेरी सिंपल थिंग कि आपको बस टाइटनेस वीकनेस, क्योंकि अगर आप सिंपल से, आपने मैंने बोला था
कि आप कहीं पे भी ऐसा गूगल में डालोगे, कुछ भी आप करोगे ऐसा, तो आपको ना रटा रुकाया 4 चीजें मिल जाएंगी कि घुटने की स्ट्रेंथनिंग के लिए, इवन बुक्स में भी, हाँ, कि घुटने को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये आसन कीजिए। अब बेचारे का जिनका क्या है, वीकनेस है नी का, उनको टाइटनेस वाले, जिनको टाइटनेस है उनको टाइटनेस वाली एक्सरसाइज आपने करवा दिया तो उनका प्रॉब्लम बढ़ गया, बढ़ेगा ना, राइट। तो सेम थिंग, तो यहाँ पे उसी चीज को हमें समझना है। तो अगर हम, चलिए अब एक चीज होगी ना कि हमें उसमें कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर टाइटनेस है तो, अगर नी में टाइटनेस है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? स्नेहा मैम, स्नेहा मीरचंदानी मैम, यस, नीज में अगर टाइटनेस आ रही है तो कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक? सर आइसोटोनिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, दैट्स व्हाई हमें उसमें आइसोटोनिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। यस, तो आइसोटोनिक प्रैक्टिस इज नीडेड, राइट, इज गुड। नाउ अब आ जाता है इसी में डीप में और थोड़ा जाते हैं, मसल पे आ जाओ। अभी तो हम सिंपली मूवमेंट जॉइंट पे आ गए ना। नाउ नी फ्लेक्चर, अब नी फ्लेक्चर कौन से है? नीलम मैम, नी फ्लेक्चर मसल कौन कौन से है? अब भी हमने पढ़ा नी फ्लेक्शन के लिए कार्टिलेज है, हैमस्ट्रिंग, है ना, हैमस्ट्रिंग। नी को फोल्ड करने के लिए जो मसल हमारी हेल्प करेगा कौन सा है? हैमस्ट्रिंग। अब हैमस्ट्रिंग को हमें क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि मसल को आपको पता चलेगा। अब हमें जो जो एक्सरसाइजेस हम करेंगे उसमें हैमस्ट्रिंग क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए अगर वीकनेस है तो। और अगर हम फोल्ड ही नहीं कर पा रहे तो नीड स्ट्रेचिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग। अब वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो आगे हम देखेंगे। ओके, नाउ अब सेम थिंग विद नी एक्सटेंशन, नी को एक्सटेंड करने वाले मसल, हेमनी मैम, नी को स्ट्रेट करने वाले मसल्स कौन से हैं? हेलो आराधना मैम, हाँ जी, नी को एक्सटेंड करने वाले मसल कौन है? नी को सीधा करने वाले? सर हमने जो देखा वो लेटरल मसल्स, पोस्टीरियर, 4 टाइप के मसल्स देखे, वो होंगे सर, नहीं आइडिया है। ओके, आराधना, एक्सटेंशन मसल्स? सर क्वाड्स डॉटने इलियो मसल से वहां से लेके नी तक जो जाते हैं, वो हिप नी एक्सटेंसर मसल्स, नी को स्ट्रेट करने का, सीधा कर, क्वाड्रिसेप्स, राइट, क्वाड्रिसेप्स, राइट, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स नहीं, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स जो है ये 4 मसल का पैच होता है। देयर आर 4 मसल्स बंच, राइट, कौन सा? रेक्टस, फेमोरिस और वेस्टस, इंटरमीडियालिस, मीडियालिस और लेटरलिस, राइट, इंटरमीडियालिस, मीडियालिस और लेटरलिस। 3 तो ये हो गए और एक हो गया रेक्टस, फेमोरिस। तो 4 मेजर जो है। अब जिनको भी घुटने को सीधा करने में प्रॉब्लम होती है उनको कहाँ प्रॉब्लम है? मतलब क्वाड्स में, क्वाड्स में, है ना। क्वाड्स जो है क्या हो रहा है, या तो टाइट है और सीधा तो कर पा रहे हैं पर ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे। नाउ यू नो दैट अबाउट। अब इस किसी को कोई भी कंफ्यूजन है जॉइंट में, घुटने में? और आपने बोला सर कि पटेला के ऊपर वाले भाग को एसीएल बोलते हैं, पीसीएल बोलते हैं? यस, जो ऊपर में जो लिगामेंट अटैच रहेगा पटेला के साइड में, तो वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या उसको पोस्टीरियर एसीएल बोलते हैं ना? हाँ जी, उसको शायद मैं पढ़ा हूँ, शायद एसीएल बोलते हैं क्या? एसीएल मतलब एंटीरियर, हाँ, यस सॉरी, यस यू राइट। तो फ्रंट जो पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट है, तो एसीएल, और पीछे वाला भाग है वो पीसीएल, है ना। तो जो सामने वाला भाग है वो क्या हो गया? एंटीरियर पार्ट है, तो एंटीरियर में क्या हो जाएगा? एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट, और पीछे वाला भाग है तो पोस्टीरियर कोलैटरल। आप बोले सर, मुझे लगा मैं रॉन्ग हो गया क्या, एक बार सर से कंफर्म करते हैं। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? यस, ओके, चलो मैं सर आपको बताया फ्रंट नी द पोस्टीरियर, द फ्रंट जहां पे पटेला होता है दैट इज पोस्टीरियर। दैट इज एंटीरियर। एक्चुअली एंटीरियर पार्ट है वो मेरे Anterior, okay. बोलने में, जो फ्रंट पार्ट है बॉडी का, इसको क्या बोलेंगे? फ्रंट पार्ट को एंटीरियर, एंड बैक ऑफ पार्ट क्या है? पोस्टीरियर। यस, तो फ्रंट जो नी है, सामने वाला भाग है, दैट इज एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट, एंड बैक ऑफ पार्ट है उसे पोस्टीरियर कोल लिगामेंट, राइट। चीजें वही है। आपने एक्सटेंशन इसमें अलग है ना, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, तो पहले यही लगा कि अच्छा ये नी के लिए अलग होगा। ना, बस ऐसे इन यांग में होता है, इन यांग में अलग हो जाता है। इन यांग में अगर पढ़ते हैं तो सिंग पार्ट यांग हो जाता है और इन हो जाता है, वो अलग कंडीशन है। सर एक बात, ये जो क्रॉस में अटैच होते हैं अंदर से, हाँ जी, टिबिया को जो पकड़ के रखेगा लिगामेंट, तो ये ऐसे क्रॉस में होते हैं, राइट होता है। एक्चुअली जो क्रॉस में होता है वो आपका इंटीरियर भाग का होता है। फ्रंट में देखेंगे तो सीधा सीधा होता है। मीडियल लेटरल का देखो आप, ये देखते ये एग्जैक्ट उसका है, तो आप ये देखेंगे तो सीधा सीधा लॉक है। अगर मीडियल देखेंगे तो भी सीधा सीधा लॉक है। अंदर का भाग जो रहता है ये थोड़ा सा क्या रहता है, इस तरीके से क्रॉस रहता है, हल्का क्रॉसिंग सीन में पाएंगे, ठीक है। फ्रंट का आप देखो, फ्रंट में क्या लिगामेंट जो लॉक करके रखा है, ये भी क्या है? स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। क्रॉस एंटीरियर पार्ट में थोड़ा रहेगा। ओके, ये फीमर टू टिबिया रहेगा सर, हाँ जी, अंदर वाला जो है, जो अंदर वाला ये फीमर टू टिबिया रहेगा, ऐसे जो अंदर का आप दिखा रहे हो। देखो ये आपका हो गया फीमर ऊपर में, नीचे टिबिया हो गया। अब इसको फीमर से टिबिया जो अटैच कर रहे हैं वो सीधा सीधा है लिगामेंट। दूसरा ये फीमर हुआ, ये टिबिया हुआ, इसमें भी क्या है? लिगामेंट स्ट्रेट। यहाँ पे भी क्या है? सीधा, है ना। अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से निकला हुआ फीमर से और टिबिया से अटैच है, स्ट्रेट ही है।
और सर हम जब जमीन पर अपनी नी को रखते हैं कई बार हमें दर्द होता है, वो चुभता है या अभी कहीं उसमें नहीं आएंगे, मैंने क्या बोला, ज्वाइंट का पूछो। अभी जो मैंने पढ़ाया उसकी जितनी बारे बोन के लिगामेंट मसल के बारे में हमने बात की है ना, स्ट्रक्चर के बारे में बात की। नाउ विल गो फॉर जिनको वीकनेस आएगी, जैसे कि अगर मैं नी को फोल्ड करता हूँ और ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता, दुख रहा है, इसका मतलब क्या, वीकनेस आया। अब उस वीक मसल को मुझे स्ट्रेंथन करना है तो क्या करना पड़ेगा, नीड टू बी कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे स्ट्रेंथनिंग देनी पड़ेगी, आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आइसोमेट्रिक इज द डायनामिक ना, आइसोमेट्रिक इज द स्ट्रेंथनिंग एंड होल्ड। आइसोमेट्रिक का जो डेफिनेशन है वो क्या है, मसल जनरेट टेंशन बट डज नॉट शॉर्टन एंड लेंथन आल्सो। आइसोटोनिक के अंदर दो चीजें थी, कौन सा, एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, राइट। एसेंट्रिक का जो डेफिनेशन था वो क्या था, मसल, किसको पता है, एनीवन, एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्सेंट्रिक, मसल शॉर्ट, मसल मूवमेंट विद शॉर्ट एंड लेंथ क्या होगा, मसल का जो है ये शॉर्ट होगा, वो कॉन्सेंट्रिक, लेंथ होगा तो एसेंट्रिक। इज कॉल्ड आइसोटोनिक, ये मूवमेंट है। पर जहां वीकनेस है वहां वी नीड स्ट्रेंथ। और आइसोमेट्रिक क्या है, यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे रखा सिंपल, अब मसल शॉर्ट नहीं रहा है और यहाँ पे लेंथ भी नहीं रहा, नॉट टाइट, और दिस इज द क्या, ये आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस। तो सर एक क्वेश्चन है, अगर मैट्रिक है, मतलब अगर मसल्स टाइट है, सपोज मेरे मसल्स टाइट है, मेरे फोल्ड करने में तकलीफ हो रही है, तो पहले मुझे थोड़ा सा डायनेमिक करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, टाइटनेस के लिए ही डायनेमिक करना है। तो ये आइसोटोनिक होगा ना। आइसोटोनिक होगा तो आपका जो मसल टाइट था, ओके, आपका जो मसल टाइट था वो वीकनेस कहलाएगा या टाइटनेस कहलाएगा, ये वीक नहीं है, ओवर कॉन्ट्रैक्टेड है ना। हाँ ओवर कॉन्ट्रैक्टेड। तो पहले थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए डायनेमिक करेंगे, हाँ वो आइसोटोनिक हो गया। आइसोटोनिक हो। हाँ, अगर वीक है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना है ताकि धीरे धीरे मसल्स टोन होने लगे। राइट, बराबर, राइट। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, आई थिंक मुझे लगता है आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो स्टार्टिंग में। तो सुनो, दो चीज, हमारे पास में कोई भी मूवमेंट, कोई भी जॉइंट में दो प्रॉब्लम होती है, एक होता है अंडर कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है ओवर कॉन्ट्रैक्शन। अंडर कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ, जहां पे भी वीकनेस आई, मसल वीक पड़ रहा है, दिस इज अंडर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब उसको अभी स्ट्रेंथ की जरूरत है ना। और ओवर कॉन्ट्रैक्शन मतलब टाइटनेस है बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब ये ज्यादा टाइट हो गया, ये ओवर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब ये दो चीजें हुई। अब हमने देखा कि क्या, कि अंडर कॉन्ट्रैक्शन में मूव तो कर रहा है पर ज्यादा पावर नहीं, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं। जैसे बच्चा है, बच्चे को बोला कि कोई 12 साल 15 साल का बच्चा है, मैंने बोला बेटा कि 15 किलो उठा लोगे, बोले हाँ उठा लूंगा, पर ज्यादा देर नहीं उठा पाऊंगा। ये क्या है, ये वीकनेस है। इन द सेंस लिफ्ट तो करेगा पर ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा, वैसे ये फोल्ड तो होगा पर ज्यादा देर होल्ड नहीं हो पाएगा। अभी क्या हो गया, वीकनेस, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथ करेंगे, तो आइसोमेट्रिक प्रैक्टिस चाहिए। क्लियर हो, ठीक है। दूसरा आइसोटोनिक, इसको इनको चाहिए जिनका टाइटनेस है, कि बोले सर मैं तो मूवमेंट के लिए अभी हाथ को भी मेरे को सीधा नहीं हो पा रहा है, अभी मैं कैसे करूंगा, तो उसको क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, वी डू अ मूवमेंट। तो मूवमेंट कौन सा है, आइसोटोनिक। और इजी वे में समझाता हूँ, सुबह आप उठते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं, जैसे उठे जगह जैसे ही वैसे ही आपको गर्दन अटका हुआ मिले। अब आप ऐसे भी पलट रहे हो ना तो भी दुख रहा है। अब क्या हुआ, अब जैसे आप सोए ना, गर्दन कैसे लटका के सोए, अब लटका के सोए तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या हुआ, प्रेशर आया, कंटिन्यू टेंशन जनरेट हुआ, तो ये मसल क्या हो गया, ओवर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हुआ, एक्स्ट्रा यूज कर लिया उस मसल का, तो ओवर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये ओवर कॉन्ट्रैक्शन, अब इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोटोनिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मैं इसमें भी एक चीज ऐड करूंगा बाद में, अभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसलिए भी नहीं करूंगा, ठीक है। सो ये चीज है कि आइसोटोनिक प्रैक्टिस चाहिए, कि यहाँ पे स्ट्रेच करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। पर सर अटका हुआ है, सीधा करने में भी दर्द होता है, तो करेंगे कैसे, तो वहाँ टेक्निक्स यूज करते हैं, इनहेल किया, हल्का प्रेस किया, रिलीज किया, कि आइसोटोनिक प्रैक्टिस चाहिए, कि यहाँ पे स्ट्रेच करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। पर सर अटका हुआ है, सीधा करने में भी दर्द होता है, तो करेंगे कैसे, तो वहाँ टेक्निक्स यूज करते हैं, इनहेल किया, हल्का प्रेस किया, रिलीज किया, मसल का मूवमेंट तो आ रहा है ना, आप स्ट्रेच करोगे तो भी, राइट। जैसे मैंने बोला था कि आटे को गूंदने के बाद छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या आ जाती है, ऊपर में पपड़ी या ड्राइनेस आ जाती है, तो हम फिर पानी छिड़क के फिर उसको मैश करना स्टार्ट करते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे भी, तो है ना, समझ में आया, अभी आया अंडर कॉन्ट्रैक्शन ओवर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सेम थिंग किसी को होता है ना कि सर गर्दन है ना, सुबह सुबह मस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर शाम होते होते दुखना चालू हो जाता है, तो भाई उसकी स्ट्रेंथ उतनी देखती, शाम को होते होते थक गया तो दर्द होना, तो वीकनेस, अंडर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, ये क्लियरिटी। Can I just say one thing quick? Yes, please. So अगर मतलब अभी आपने दो मूवमेंट दिखाए, मतलब जैसे सब मान लेते हैं कि ऐसे स्टिफ रह गया, अगर हम ये मूवमेंट करते हैं तो दैट इज आइसोटोनिक। पर अगर जैसे अभी आपने दिखाया पकड़ के, बट आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं मूव करने की, बट यू आर नॉट मूविंग, सो दैट वुड बी आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक, यस, बट इज क्यों पैसिव वाला बोल रहे हैं, yes, क्यों active पे पैसिव, बिकॉज़ एक्चुअली क्या है, कंटिन्यू होल्ड करेंगे दैट्स नॉट आइसोमेट्रिक, बट उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलीज किया, दिस इज आल्सो आइसोटोनिक। बट वो पैसिव है। अभी क्या है कि अभी बच्चा चल नहीं पाता स्टार्टिंग में, है ना, तो हम उसे क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो फिर वॉकर, हैंड को पकड़ के चलाना स्टार्ट करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ पैसिव स्ट्रेचिंग, है ना। और वहीं पे उसके बाद धीरे धीरे फैसिलिटेट करते हैं, कि जैसे बच्चे का चलना लगे, थोड़ा लगा नहीं अभी खड़ा हो रहा है, खड़ा हो गया, धीरे धीरे किया, सपोर्ट लगा, छोड़ दिया, है ना। तो ये इस तरीके से,
राइट यस। तो ये सारी चीजों में यही सारी चीजें जो है यूज होती है, राइट ना। ओके चलिए इसको शिफ्ट करता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गए हम। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में देखेंगे और उसके ट्रीटमेंट्स को आगे देखते जाते हैं, है ना। ये सारी बेसिक फंडामेंटल है, इससे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो नीड टू बी क्लियर, राइट है, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ अलाइनमेंट। तो पा का जो अलाइनमेंट इस तरीके से, अभी अगर यही घुटना बाहर की तरफ निकल जाए तो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा आप देखो, अलाइनमेंट का मैंने जहां बोला था, घुटने में 90% जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहां से होती है? पैल्विक से। अब आप इमेजिन कीजिए ये पैल्विक थोड़ा सा ऊपर हो जाए, इनबैलेंस हो जाए, तो ये घुटने में प्रेशर नहीं आएगा। अगर ये इधर साइड लिफ्ट होता है तो दूसरी साइड में आपको घुटने में प्रेशर आएगा। अगर इधर साइड लिफ्ट हो गया तो आपको इधर प्रॉब्लम आएगा। वहीं अगर हिप जॉइंट आपको यहाँ से लूज हो गया तो दूसरे घुटने में इश्यूज आएंगे, है ना। तो कभी भी नी का आपको ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले पैल्विक जॉइंट आपको सुधारना पड़ेगा। ओके, सो ऑलवेज फोकस रखेंगे कि नी में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको उचित ध्यान रखें। नाउ अलाइनमेंट, ठीक है। नी बायोमैकेनिक्स और नी अलाइनमेंट एंगल्स आप इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल जो स्ट्रेट लेग है वो कैसा है, ये मिड वाला जो बीच वाला पिक्चर आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल जो लेग है स्ट्रेट लेग कैसा रहता है? सीधा सीधा। वहीं अब देखिए बो लेग, जिसको वायरस भी बोलते हैं, बो लेग या वायरस। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप कि अगर बो लेग होता है या वो दूसरा वाला नहीं, वो रहेगा, ठीक है। सो बो लेग में क्या हो रहा है, जो हमारी घुटने हैं, घुटने के बीच में गैपिंग आ रही है ना। लेकिन जो हिप जॉइंट क्या हो रहा है? प्रेस हो रहा है। हिप जॉइंट क्या हो रहा है? आपस में प्रेस हो रहा है, आपस में से जुड़ने वाली कंडीशन आ रही है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? दूसरा, नॉक नी में देखो आप, घुटना क्या हो रहा है? आपस में जुड़ रहे हैं। और आपका जो हिप पे आप देख रहे हो, बो लेग में हिप का पोजीशन देखिए और नॉक नी में हिप का पोजीशन देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है गैपिंग का, है ना। चलो अब इसमें मैं आपको एक बार समझाता हूँ। लेट्स स्टार्ट ना। अभी आप देखो, अगर नॉक से बो लेग कंडीशन में अगर ये नीज में क्या हो रहा है, इस तरीके से गैप आ रहा है, तो हिप जॉइंट, अभी फोकस करो आप हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट का जो गैपिंग है वो कम होगा या ज्यादा होगा? ओके, क्या होगा? अगर घुटने में गैप बढ़ रहा है तो आपका जो हिप जॉइंट है अंदर की तरफ प्रेस होगा, है ना। अब अंदर की तरफ प्रेस हुआ तो क्या होगा? हिप बॉल आपके सॉकेट में, है ना, जो इलियम है, इलियम के सॉकेट में प्रेस होगा। अभी आप देखो, जैसे ही हमने देखा कि बो लेग में नीज क्या है? आउट है। तो जैसे ये आउट जाएगा तो ये अंदर क्या होगा? ऐसे प्रेस करेगा, दबाएगा अंदर जैसे ही दबाएगा तो इसके अंदर छोटे छोटे वेन्स होते हैं। क्या होते हैं? वेन्स होते हैं। ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? आर्टरी कंप्रेस हो जाएगा और बार बार आपको यहाँ पे क्या होगा? टिंगलिंग सेंसेशन होगा, नमनेस आएगी, राइट। अब आप कोई भी आसन करते हैं, उस आसन में आपका हिप, इसीलिए बोलते हैं कि नी का अलाइनमेंट आप प्रॉपर रखें। अगर कोई भी आसन में अगर ये दबता है, ये हिप बॉल क्या होता है? आगे दब जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर आएगा। आपको जो है नर्व कंप्रेशन आ सकता है, मे बी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर एक आसन का काउंटर पोज होना आवश्यक है। ऑलवेज काउंटर पोज के साथ ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब अगर यही बो लेग के कारण ना होके नॉक नी हो, लाइक ये नॉक नी हो, तो नॉक नी अगर होगा तो हिप जॉइंट में क्या होगा? गैपिंग आएगी, ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, है ना। अगर नॉक नहीं हुआ तो मगर इसको ऐसे दबा रहा हूँ, अंदर की दबा रहा हूँ, ये पहले बो लेग था तो अंदर प्रेस हो रहा था, अगर इसको अंदर की तरफ दबाता हूँ तो देखो आप इस तरीके से बाहर खोलेगा, प्रेस इसमें भी होगा पर बाहर की तरफ खुलेगा, ऊपर वाला जो भाग है बाहर की तरफ, इसमें गैपिंग बढ़ जाएगी, राइट। गैपिंग बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या दोनों का कनेक्टिव जो है वो सही हो पाएगा। प्रेशर किस में आएगा? लिगामेंट्स में। प्रेशर किस में आएगा? लिगामेंट में। और जिनको भी देखना नॉक नी वाले होते हैं ना, उनको प्रॉपर दौड़ना नहीं आता, और दौड़ेंगे भी तो लिगामेंट लूज होने लग जाते हैं, कितने आपस में टकराएंगे और गिर जाएंगे। नॉक नी बोली समझ में आया, राइट। सो नॉक नी एंड बोली। अब देखते हैं कि भैया अगर हिप जॉइंट हमने पढ़ा, नाउ अगेन आई विल गो फॉर क्वेश्चन, बिकॉज ये जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, नाउ हियर वी गो। ना अभी क्वेश्चन मुझे करना है, आपको नहीं, आपको समझना है बस, और क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लियर? सो पहली चीज, सो रेडी फॉर नॉक नी अगर कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा हिप जॉइंट क्या जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है ना। अब कौन सी प्रैक्टिस करवाएंगे कि वो अंदर आए और स्टेबिलिटी? निशामन, कौन सी प्रैक्टिस वहां पे करवानी पड़ी? सर जो हमने वो ब्लॉक से की थी ना, सेतुबंद की थाई के पास लगा के प्रेस कर रहे थे मतलब इधर। सबसे पहला एक चीज, एज अ थेरेपिस्ट मैं क्या बोला था? रट्टा कभी नहीं मारना है कि ये वाली प्रैक्टिस, मुझे रीजन बताओ
कि वो क्यों करना है। वो मैं आसनास तो मैं बोलूँ ना, आपके पास ढेरों है, मतलब आप कहाँ से आप निकाल के बैठोगे ना, मुझे एक ही आसन क्या आपके पास होगा कि अलग अलग ही ऐसे किया जाता है, बट आई नीड कि वो क्यों करना है, या फिर रीजन, व्हाट वाज द रीजन कि वहाँ पे होने का प्रॉब्लम क्या हुआ, कौन सा मसल टाइट हुआ, कौन सा मसल लूज हुआ, और लूज है तो क्या करना है, स्ट्रेंथ, और टाइट है तो क्या करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, जैसे आपने बताया ना कि नोकनी है तो हमारी लोअर बैक पे कंप्रेशन है, टिल्ट अंदर की तरफ घूम गया ना, तो इसको रिलीज कराना है, इस कंप्रेशन को निकालने के लिए। ओके, हिप जॉइंट पे क्या हुआ, क्या बढ़ा या कम हुआ नौकनी में? हाँ, नोकनी में ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, मूवमेंट और आप करो, उसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है? लोअर बैक पे कंप्रेशन आ रहा है सर। ओके, वो कंप्रेशन क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये घुटने मिल रहे हैं ना आपस में। घुटने मिल गए, हिप में गैप बढ़ गए, बट बैक में कंप्रेशन क्यों आया? ये जो आप आंसर दोगे ना वही आपकी थेरेपी। क्योंकि ओके एवरीवन जस्ट स्टैंड अप, फील करो इन चीजों को, ओपन योर लेग लिटिल बिट, जाता है, नॉक नी वाली पोजीशन लगाओ, दोनों घुटने मिलाइए, ठीक है, पैरों में गैप देके, शोल्डर लेवल गैप बिटवीन लेग एंड ट्राई टू निच टुगेदर। यस, गैप कम ज्यादा मत करना, बस घुटने को मिलाइए, आराधना में थोड़ा गैप रखिए, शोल्डर लेवल, और घुटने को मिलाइए, घुटने मिलने चाहिए आपके, जबरदस्ती मिलाना है आपको, चाहे नी फोल्ड करो, जैसा करना आपको करो, नी को फोल्ड, घुटने को मिलाइए। पैल्विक में कुछ फील हो रहा है आपको? यस सर। हिप का ऊपर बाहर जाएगा, यस, लेकिन क्या पैल्विक में कुछ मूवमेंट है, देयर इज पैल्विक मूवमेंट? तो हिप का एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। हिप का क्या हो रहा है? एक्सटर्नल रोटेशन। यस, हिप का क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन। सीरियसली चेक करो, एंटीरियर हो जाता है, अंदर की तरफ हो रहा है, बैक टिल्ट हो जाता है, एंटीरियर पैल्विक टिल्ट, मिड राइट, सो एंटीरियर पैल्विक टिल्ट जैसे ही होगा वैसे ही आपकी कमर में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। अब समझ में आया कि जिनको भी नॉक नहीं होगा उनका 99% क्या रहेगा, एंटीरियर पैल्विक टिल्ट, 1% रेयर। स्पाइन में भी कुछ होता है ऐसा करने से। देखिए जिधर एंटीरियर, मैंने पहले क्या बोला था कि एंटीरियर हाँ, एंटीरियर पैल्विक में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपकी स्पाइन की बैंड बजेगी। यस, इसमें इलियकस मसल्स एंड रेक्टस फेमोरिस मसल्स और टीएफएल मसल्स, एक में कॉन्ट्रैक्शन और एक में स्ट्रेचिंग होगा। देखो मैंने बताया ना, एक मूवमेंट से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, जब पूरी चीजें क्लियर होगी तो, राइट नाउ अभी आप और अच्छे से जज कर पाओगे लोगों को कि किसका क्या, कहाँ पे और क्या क्या टाइटनेस है। अभी हम यहाँ तक मात्र यही समझ रहे थे कि नॉक नहीं होता है, बट नॉक नहीं होता कहाँ से है? विल स्टार्ट ट्रीटमेंट, कहाँ से स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट? पैल्विक टिल्ट। पैल्विक रीजन से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट घुटने में जाओगे बेचारे की फिर दिक्कत हो जाएगी। सर ये बाद में होता है या जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, मतलब बच्चे जो छोटे बच्चों में भी देखा होता नहीं है? ऐसा नहीं है, वो देखिए वो आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, किसी का मतलब वर्क स्पेस ऐसा रहता है तो भी हो जाता है ना, किसी का ऐसा पैल्विक फ्लोर। लेकिन सर मेरी बेटी हुई थी, वो है ना, वो जिसमें समझाने के लिए इसलिए करवा रहा था कि आप समझो उसमें क्या क्या चीजें होती है। लेटरल साइड में स्ट्रेच आ रहा था ना, लेटरल साइड में स्ट्रेच आ रहा था। आएगा डेफिनेटली आएगा, क्लास लगाए ना 5 to 6 days प्रॉपर, इसीलिए उसमें हमने टाइम लिया कि पैल्विक फ्लोर इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आप घुटने को सीधा करने जाओगे, घुटने की ट्रीटमेंट करोगे तो भी पैल्विक फ्लोर आपका इंपॉर्टेंट है। अभी एंकल का ट्रीटमेंट करेंगे फिर दौड़ के आएंगे पैल्विक फ्लोर का, चाहे हिप जॉइंट पे जाओ, इच एंड एवरीथिंग पैल्विक फ्लोर इज नीडेड, है ना। तो जो आपकी स्पाइन की भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये मैंने पैल्विक को इस तरीके से अगर मैंने ऊपर नीचे कर दिया, चलो ये ऊपर नीचे, अभी ऊपर नीचे कर दिया तो घुटने का तो छोड़ दो, अभी ऊपर में क्या दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज द बेस, है ना, दिस इज द बेस। अगर मैं डीप में इसको बोलूंगा ना बहुत, मतलब अगर डिटेल में भी आप पढ़ोगे तो हमारी हर एक लाइफ स्टाइल में पैल्विक फ्लोर का इंपॉर्टेंस था। कभी भी हमारे गांव में अभी भी आप जाओ, कोई भी डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना नहीं खाएगा, ऑलवेज बी सिटिंग इन दी फ्लोर। क्या उनके पास स्ट्रेंथ नहीं डाइनिंग टेबल का है? दे हैव, राइट। अभी भी हमारे यहाँ पे अगर ऐसा देखोगे आपने 2 सीट भी रहेगा जिनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अदरवाइज ऑलवेज यूज द इंडियन सीट। इंडियन टॉयलेट जो है ऑलवेज जो है उसमें यूज करते हैं बिकॉज ऑफ सिटिंग पोस्चर, प्रॉपर है, ठीक है। लाइक मेरे भी दादाजी है, नॉर्मली वो बैठेंगे मस्त, वो जो उत्कट आसन में पूरा दोनों घुटनों मिला करके ऐसे बैठे रहते हैं वो लोग ठंड के दिनों में, है ना। अभी हम लोगों को बैठने को बोलो आप मुश्किल से 5-10 मिनट, तीसरे 10 से 11 मिनट में आपको नमूने चालू हो जाती है। हमारी लाइफ स्टाइल में सारी चीजें थी, है ना। पहले बॉयज मतलब सारे जेंट्स भी जो पहले जो अगर वॉशरूम करते थे, यूरिन पास करते थे, बैठ के करते थे प्रॉपर, मतलब उत्कट आसन में बैठ के। एवरीथिंग अगर डीप में आप जाओ तो हर एक चीज का देखो आप, प्रेशर आप यूरिन पास करते हैं क्या आपके मसल्स में इतना प्रेशर क्या, कभी कभी देखना आप कितने प्रेशर में आते हैं, और वही आप नॉर्मली बैठे हुए हो, खड़े होकर किस कंडीशन में आते हैं तो उस कंडीशन में कितना प्रेशर आता है। सो ये सारी हमारी पहले लाइफ स्टाइल में थी, राइट नाउ वो चीजें जो है की चीजें भी, यस। एंड सेकेंडरी, पहले जो नॉलेज दिया जाता था बहुत सारी चीजों का, मतलब अगर आप देखें कि रिलेशनशिप्स का वो सारी चीजें वो अलग ही लेवल की होती थी, राइट ना, वो चीजें अलग हो गई। सो बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि पैल्विक फ्लोर का आपको स्ट्रेंथ रखते हो, अगर आपको नी का ट्रीटमेंट करना है आपको फिर से पैल्विक फ्लोर पे जाना पड़ेगा, स्पाइन का ट्रीटमेंट करना है फिर से पैल्विक फ्लोर में जाना पड़ेगा, तो फोकस ऑन ओनली पैल्विक फ्लोर एंड हिप जॉइंट, राइट। सो आगे देखते हैं।
और क्या क्या चीजें यहाँ पे आती हैं। सो लिगामेंट के बाद में यहाँ पे अभी अलाइनमेंट में आप देखेंगे बो लेग नी लेग दोनों कंडीशन में हिप आउट जा रहा है। अब इसमें भी रहता है जैसे कि बो लेग में, तो बो लेग में ना मोस्टली जो टीथ होता है पेल्विक का जो ट्रीटिंग पोजीशन होती है वो पोस्टीरियर हो जाता है, नॉकनी में पीछे गया और बो लेग में आगे आ जाता है क्योंकि मसल वैसे खींचने लग जाते हैं आगे की तरफ, है ना। तो देयर आर सेवरल थिंग्स, और किसी किसी को जो है एंटीरियर नहीं होता है नॉक नहीं होने के बाद में भी, तो भी और चीजें को इजीली समझ सकते हैं ना। वल्गस एंड वेरस अलाइनमेंट ये हमने अभी देखा, उसी का जो है मैंने डायग्राम जो है आपको यहाँ पे रखा हुआ कि देखिए जिनको भी वेरस की प्रॉब्लम होती है, वेरस मतलब जिनको भी बो लेग की प्रॉब्लम होती है, बो लेग में आप देखो नी पे, फोकस ऑन योर नी एवरीवन, कहां गया ये घुटने आप देख रहे हो यहाँ पे ए वाले में आइए, वेरस जहाँ लिखा है वेरस वहां पे आइए और नी वाली पोजीशन में देखिए जो कैसे ओपन हो रहा है। लेटरल पार्ट जो है ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, लेटरल पार्ट जो है ये क्या दिख रहा है, ओपन दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ वेल्गस में देखिए, वेल्गस में आप देखेंगे ये वाला पोजीशन, वेल्गस में मीडियल पार्ट नॉक नी में अंदर का भाग ऐसे ओपन हो रहा है। अब किधर का मेनिस्कस टीयर होगा अगर वेल्गस की प्रॉब्लम होगी तो मीडियल पार्ट का, ओके इजीली ही होगा स्टैंडिंग बोलेगा। अब आप देखो इसमें जब आप इस तरीके से ओपन हो रहा है घुटने, तो इस कंडीशन में कौन सा भाग मीडियल पार्ट या लेटरल पार्ट में ओपनिंग आएगी, कौन सा एक्सटर्नल पार्ट में, लेटरल पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे प्रेशर है, तो इधर का भाग में ओपनिंग आएगी। अब जिनको भी लेटरल पार्ट में क्या आया ओपनिंग, या फिर आप बोल सकते हो क्या गैपिंग, है ना, तो उनका मोस्टली बो लेग वाले पेशेंट में आते हैं। वही नॉक नी में होगा तो अंदर की तरफ मतलब प्रेशर यहाँ पे स्ट्रेच यहाँ पे ज्यादा होगा मीडियल पार्ट में, तो ये कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत ज्यादा है। अब इसमें क्रिटिकल केस क्या होता है, अभी कंडीशन अब अब नॉक नहीं है और किसी किसी का ना इसी में पोस्टीरियर ट्रीट हो जाता है जबकि एंटीरियर होना चाहिए। अब ये क्रिटिकल केस है, ये क्रिटिकल केस है। अब इधर भी सुधारना है, इधर भी सुधारना है। अब इनकी चाल कैसी हो जाती है आप देखना, ऐसे ऐसे मतलब क्रैब की तरह हो जाती है, राइट ना। सो वेल्गस एंड वेरस ये दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ आज के डेट में इतने प्रॉब्लम्स इसके बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। आज हर जो है 5वां इंसान जो है क्या करवा रहा है, नी रिप्लेसमेंट करवा रहा है, ठीक है। मतलब लोगों के लिए तो इजीली मतलब ऐसा कि हाँ अभी तो मतलब ऐसे बोलचाल की भाषा में आ गई है कि हाँ अभी तो 60 साल हुआ तो घुटने तो बदलवा देना चाहिए राइट। सो आगे 10 साल और चल जाए, तो ये कंडीशन आ गई अभी ना, ओके। इस स्थिति तो ये है एंगल, यहाँ आप अपने देख लेंगे। फिर से मैंने यहाँ डाल दिया नॉक नी, एंगल जो होता है वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो ये इधर आप देखिए, इधर में टकराएगा नॉक नी में, और एक्सटर्नल पार्ट टकराएगा और आउटर पार्ट में जो क्या आएगा एक्सटेंशन आएगा। यहाँ पे भी बो लेग में मीडियल पार्ट जो है आपस में टकराता है, जिसे हम घिसारा बोलते हैं या फिर आप, है ना। तो एक साइड में ओपनिंग देखिए, एक साइड में ओपनिंग होगी तो एक साइड में प्रेशर आएगा ना। जैसे अगर ये नहीं है मेरा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड में ओपनिंग आ रही थी, इधर मेरा प्रेशर होगा, इधर ओपन होगा, है ना। अब जिधर प्रेशर आ जाता है उधर हमें दर्द होता है, राइट। तो ये कंडीशन बेसिस में हमें समझना है ना। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। यस, अलाइनमेंट नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए। अब देखिए फ्लेक्शन जो है आप मोस्टली कितना तक कर सकते हैं, 120 डिग्री तक इजीली आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब आप जो फ्लेक्स करते हैं 120 डिग्री से आप ऊपर नहीं कर पाते हो मोस्टली, है ना। बट सर वज्रासन में तो हम हील को हिप से टच कराते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें आप प्रेशर से जाकर बैठते हैं तब टच कराते हैं। आप नॉर्मली फोल्ड करके बताइए हील को हिप से टच कराते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना। दिस इज द लिमिट ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है। नॉर्मली वॉकिंग अगर करते हैं तो हमारा 120 डिग्री टू 60 डिग्री का फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए। अब देखिए फ्लेक्शन जो है आप मोस्टली कितना तक कर सकते हैं, 120 डिग्री तक इजीली आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब आप जो फ्लेक्स करते हैं 120 डिग्री से आप ऊपर नहीं कर पाते हो मोस्टली। बट सर वज्रासन में तो हम हील को हिप से टच कराते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें प्रेशर से जाकर बैठते हैं तब टच कराते हैं। आप नॉर्मली फोल्ड करके बताइए हील को हिप से टच कराते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना। दिस इज द लिमिट ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है। नॉर्मली वॉकिंग अगर करते हैं तो हमारा 120 डिग्री टू 60 डिग्री का वॉकिंग बेस रहता है, ठीक है। एंड फ्रंट ऑफ जो पार्ट रहेगा जीरो ग्रेविटी इनहेंस से वॉकिंग जो रहेगा 60 टू सीधा किधर चला जाएगा 0 डिग्री, ये 180 आप इसको बोल सकते हैं, 0 आप बोल सकते हैं, ये वाली पोजीशन, ठीक है। यहाँ से आपका नी फोल्ड होके कहाँ तक जाता है, 60 डिग्री तक अंदर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर सीधा हो, 60 डिग्री तक अंदर जाएगा फिर सीधा हो। आप वॉकिंग कीजिए, ऐसा अगर वॉकिंग करते हैं, नहीं है स्टेप वॉक, एक सेकंड, यस वॉक, इतना ही फोल्ड करके क्या हो रहा है। सो जब आप वॉकिंग भी करते हैं तो 60 डिग्री का ये मूवमेंट आता है। तो 60 डिग्री मूवमेंट, अच्छा ये समझने का मीनिंग क्या, क्यों ये समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। कितना 60 डिग्री वॉकिंग तक, बट अगर आप फोल्ड करते हैं, इजीली भी फोल्ड करते हैं, तो रेंज ऑफ मोशन जो नी का होता है वो 120 डिग्री तक होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे अगर ये 0 डिग्री ऐसे अगर ऊपर चला जाए तो वो ओवर एक्सटेंशन की पोजिशन में आ जाता है, कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से सेम थिंग है जो हमने देखा था, टिबियोफेमोरल अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों का जो कंडीशन है, ज्वाइंट का जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो इस तरीके से, एक साइड ओपन हुआ एक साइड, ये होता प्रॉब्लम,
ये मैंने सेम थिंग अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। यस नाउ अलाइनमेंट ड्यूरिंग अ, ये मैंने सेम थिंग अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। यस नाउ अलाइनमेंट ड्यूरिंग अ मूवमेंट, अलाइनमेंट ड्यूरिंग मूवमेंट। तो आप देखिए इसमें बहुत ज्यादा अगर वाइट जाता है तो प्रॉब्लम है, अंदर आता है तो। अगर देखिए ये वाली कंडीशन ए नंबर में आप देख रहे हैं कि नी और जो आपका टोज है वो अलाइन आ रहा है, बट बी वाले में आप देख रहे हैं हील आउट है, कंडीशन है घुटना जो है फ्लोर की लाइन में आ रहा है। तो कोई भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आसनास की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो घुटने का जो पोस्चर है वो आपके अंगूठे के सीध में होना चाहिए या सेकंड नंबर के टो पे होना चाहिए, आउट और इन नहीं होना चाहिए। राइट? यस। नी इश्यूज, जी नी इश्यूज क्या क्या आते हैं? तो नी में जो प्रॉब्लम आती है स्ट्रेन की, स्प्रेन की, है ना, पटेलर फेमोरल पेन सिंड्रोम होता है, PFPS मेनिस्कल टियर की प्रॉब्लम्स होती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस रिमोटाइड, है ना, फिर बर्साइटिस, ठीक है, पटेलर टेंडोनाइटिस होती है जिसे जंपर नीज भी बोलते हैं, लिगामेंट इंजरी, ये इसमें अपन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बताएंगे आपको। कार्टिलेज जो डैमेज होता है उससे क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन पटेलर का, ठीक है, गाउट जो यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कॉजेस क्या क्या होते हैं, क्रॉनिक कैसा होता है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, और थैंक यू, वो कल इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हमने जाना इन्वेंट नी का ओवरऑल किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये आप समझ गए, बाकी प्रॉब्लम इजीली समझ जाओगे। अभी कल का तो मतलब समझिए 10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट का, है ना, ठीक है, बट आपका सपोर्ट प्रॉपर रहता है। ओके नाउ गो फॉर क्वेश्चंस।